ब्लैक होल के राज खोलने के लिए हम आज उनकी तह तक जाएंगे। हम खुलासा करेंगे कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं और बताएंगे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी ब्लैक होल मौजूद है या नहीं, और साथ ही साथ दिखाएंगे आपको ब्लैक होल की वास्तविक तस्वीरें। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड में मौजूद सबसे शक्तिशाली चीज़ है जो सारी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। हम ब्लैक होल्स को ब्लैक होल्स क्यों कहते हैं? इसकी वजह ये है कि ब्लैक होल्स के अंदर से रोशनी बाहर नहीं निकल सकती। ये एक तरफा रास्ता है। रोशनी अंदर तो जा सकती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती। क्या नई खोजें ब्लैक होल्स को लेकर हमारे नज़रिए को बदल सकेगी? ब्लैक होल्स अंधेरे से भी कुछ ज़्यादा है। एक डोनट के आकार के ठंडी धूल के आवरण को हटाने पर खुलासा होता है एक अंतरिक्षीय मलबे की एक विशाल तस्तरी का, जो लाखों मील प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है। ये वो जगह है जहां ब्लैक होल सब कुछ निगल जाता है। गैस, धूल, टूटे हुए तारे और ग्रह सब कुछ ब्लैक होल्स के मुंह में समा जाते हैं और इसे कहते हैं इवेंट होराइजन। ये एक पूरी तरह से अंधकारमय गोला है जिससे रोशनी बाहर नहीं निकल सकती। इसके अंदर ब्रह्मांड के सभी नियम टूट जाते हैं। यहाँ अंतरिक्ष और समय उस तरीके से व्यवहार नहीं करते जिस तरीके से हम इनके बारे में जानते हैं। 30 साल पहले ब्लैक होल केवल सैद्धांतिक थे। गणित के आधार पर आइंस्टाइन ने इनके अस्तित्व की संभावनाओं के बारे में भविष्यवाणी की थी, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये सच में मौजूद है। ये हमारी गैलेक्सी है, यानी मिल्की वे गैलेक्सी, जो अपने सितारों, ग्रहों और धूल को हटाती हुई गहरा राज खोलती है और छुपकर घात लगाए हुए है एक विशालकाय ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार, जिसका द्रव्यमान हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा है और ये हमारी पृथ्वी से केवल 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ही है। इसका अध्ययन करके हम यह जान पाएंगे कि आखिर ब्लैक होल्स काम कैसे करते हैं और ये कैसे बनते हैं। एक विशाल तारे की मौत से ही एक ब्लैक होल का निर्माण हो सकता है। इसके लिए सूरज के द्रव्यमान से कम 8, 10 या 20 गुना अधिक द्रव्यमान वाला तारा चाहिए, और वो असल में सूरज से पैदा होने वाली ऊर्जा से लाखों गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकते। ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे, जैसे ही इनका ईंधन खत्म होने लगता है वो भी खत्म होने लगते हैं। जब वो अपना खुद का वजन संभाल नहीं पाते तो वो टूट जाते हैं। ऊर्जा के बहुत बड़े विस्फोट के साथ बचा हुआ अंदरूनी हिस्सा दहता रहता है और एक परमाणु से भी छोटी जगह में सिमट जाता है और जन्म होता है एक ब्लैक होल। तो चलो अब ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल का अध्ययन करते हैं, जो सेजिटेरियस ए स्टार की तरह सूर्य के द्रव्यमान से लाखों गुना बड़े हैं। बेहद विशालकाय ब्लैक होल। जैसे जैसे बेहद विशालकाय ब्लैक होल बड़े होते हैं, उनका बढ़ता हुआ गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपनी ओर एक घूमती हुई विशाल डिस्क में खींचता है। उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होता है और फ्रिक्शन के कारण डिस्क चमकने लगती है। जितनी तेज डिस्क घूमती है उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और ये उतनी ज़्यादा चमकती है, और इस चमकती हुई तीव्रता से किसी भी ब्लैक होल की शक्ति और आकार का पता लगाया जा सकता है। आसान भाषा में कहा जाए तो चीज़ें जितनी तेज़ी से ब्लैक होल का चक्कर लगाती है, ब्लैक होल उतना ही विशाल होगा, क्योंकि उतनी ही ग्रेविटी उस वस्तु को तेज घुमाने में लगी रहती है। इस तकनीक का उपयोग करके सूर्य से लाखों गुना बड़े ब्लैक होल्स की खोज की जा सकती है। 1960 के दशक में जब लोग रेडियो टेलीस्कोप और एक्सरे टेलीस्कोप का रूप आसमान की तरफ कर रहे थे तो उन्हें ऊर्जा के शक्तिशाली स्रोतों का पता चला। वैज्ञानिकों ने उन्हें क्वेजार्स का नाम दिया। ये बहुत तेज रोशनियां थी जिन्होंने सभी गैलेक्सियों की चमक को फीकी कर दी थी। इन क्वेजार्स की ऊर्जा कैसे बन रही थी इसका कोई ज्ञान नहीं था। कई सवाल थे, इतनी ऊर्जा कैसे बन रही होगी, कौन सा इतना बड़ा इंजन होगा जो इतनी भारी भरकम मात्रा की ऊर्जा ब्रह्मांड में पैदा कर रहा होगा, जो साफ नज़र आती है। वह इंजन है एक बेहद विशाल ब्लैक होल। यदि बहुत सारी चीज़ें इसकी डिस्क में भर जाती है तो टकराव के कारण फ्रिक्शन इतना बढ़ जाता है कि ये विशाल मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं और
पैदा करते हैं विशाल मात्रा में रोशनी। ब्लैक होल इतने बड़े भक्षक होते हैं कि वे चीजों को मॉन्स्टर की तरह निगल जाते हैं। अधिकतर चीजों को ये ऊर्जा के रूप में बाहर निकाल देते हैं। कुछ क्वेजार्स बहुत लंबे होते हैं। पृथ्वी से 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर एस्ट्रोनॉमर्स ने एक क्वेजार्स 3C273 की खोज की, जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक चमकता है और इसके बीच में एक भारी भरकम ब्लैक होल है। ये सूर्य से अरबों गुना भारी है। ये हर मिनट पृथ्वी से 600 गुना ज़्यादा द्रव्यमान को निगल जाता है और आकाश गंगा की 300 अरब कुल सितारों के ऊर्जा से 100 गुना ज़्यादा ऊर्जा बाहर फेंक देता है। एस्ट्रोनॉमर्स अब ऐसी चमकदार रोशनियों को पूरे ब्रह्मांड में खोज रहे हैं और जब ब्रह्मांड की गहराई से खोज की जाती है तो बहुत सारे क्वेजार्स दिखाई देते हैं, जिनके बनने का एकमात्र रास्ता एक विशाल ब्लैक होल है और ये अब लाखों की तादाद में मिल रहे हैं। पहले एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते थे कि ब्लैक होल काल्पनिक है, परंतु अब सब मानते हैं कि ये अरबों की तादाद में है। ब्रह्मांड में इतने सारे ब्लैक होल क्यों हैं? पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि ब्रह्मांड में ब्लैक होल अत्यंत दुर्लभ है, वे मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन वर्तमान में ये ब्रह्मांड में करोड़ों की तादाद में मिल रहे हैं। पर इसकी तादाद इतनी ज़्यादा क्यों है? ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, परंतु सत्य है कि ब्रह्मांड की हर मुख्य गैलेक्सी के बीच एक भीमकाय ब्लैक होल उपस्थित होता है। और तब एस्ट्रोनॉमर्स आसमान में देखकर ये सोचने लगे कि अपनी आकाशगंगा का भी कोई ब्लैक होल है। सूर्य के द्रव्यमान से 40 लाख गुना ज़्यादा बड़ा सेजिटेरियस ए स्टार एक बेहद भीमकाय ब्लैक होल है। इस पर कई सवाल उठकर आए, जिसमें से एक था, क्या ये आकाशगंगा का केंद्रक हो सकता है? लॉस एंजलिस में वैज्ञानिकों के एक दल ने इसका हल ढूंढ निकाला। ये मानते हैं कि ब्लैक होल अपने आप में बहुत अंधकारमय होते हैं, इन्हें सीधे नहीं देखा जा सकता। इनके पास जो परिणाम मौजूद थे वह उनके गुरुत्वीय क्षेत्र का परिणाम था। जो स्टार्स इस ब्लैक होल के नज़दीक थे, इनकी गति पर नज़र रखी गई और यह पता लगाया गया कि बहुत सारे स्टार्स जिनकी गति को मापा गया, ये सारे ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं और अलग अलग टाइम स्केल पर घूमते हैं। लेकिन यह उनके लिए आवश्यक भी है। भीमकाय ब्लैक होल गैलेक्सियों को केवल बांधे ही नहीं रखते, शायद उन्हें बनाते भी है। एक ब्लैक होल का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण पास से गुजरते हुए तारे को अपनी कक्षा में खींचता है। उनका द्रव्यमान ज़्यादा से ज़्यादा तारों को अपनी कक्षा में खींचता है और धीरे धीरे उन गैलेक्सियों को बनाता है जिन्हें आज हम देखते हैं। और उनके केंद्रक में होता है एक भीमकाय ब्लैक होल, जो मालिक भी है और बनाने वाला भी। ब्लैक होल के बारे में ये अद्भुत जानकारी हमें ये जानने के लिए मजबूर करते हैं कि गैलेक्सी के बनने के बारे में हमारे नज़रिए पर हमें एक बार फिर से गौर करें, और ये हमें ब्रह्मांड निर्माण में ब्लैक होल की भूमिका पर भी गौर करने के लिए मजबूर करते हैं। यानी गैलेक्सियों के बनने के लिए ब्लैक होल चाहिए, तारों के बनने के लिए गैलेक्सियाँ चाहिए, प्लानेटरी सिस्टम बनाने के लिए तारे चाहिए और प्राणियों के रहने के लिए ग्रह चाहिए। इसलिए ब्लैक होल हमारे वजूद के लिए एक एंकर की तरह है। ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड को आकार दे रहे हैं। लेकिन इस बीच एक भयानक सवाल उठकर सामने आता है, क्या ये हमारी गैलेक्सी के भविष्य के लिए खतरा भी है? क्या ये हमारी गैलेक्सी को भी निगल सकते हैं? भले ही हमारा ब्रह्मांड एक शांत और स्थिर जगह लगता है, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। जब हम पृथ्वी से ब्रह्मांड को देखते हैं तो ये शांत और स्थिर दिखाई देता है, लेकिन असल में ऊपर बहुत उथल पुथल मची हुई है। तारे टूट रहे हैं, गैलेक्सियाँ टकरा रही है। हमारी गैलेक्सी एक सबसे अद्भुत घटना की ओर आगे बढ़ रही है। 4 अरब साल में ये हमारे सबसे करीबी पड़ोसी
एंड्रोमेडा गैलेक्सी में करीब 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाकर टकरा जाएगी। इनके टकराव से मिल्ट्रोमेडा नामक सुपर गैलेक्सी बनेगी और उनके ब्लैक होल का आपस में टकराने का अनुमान लगाया जा रहा है। पूरे ब्रह्मांड में ब्लैक होल का टकराना बेहद आम है, लेकिन इनके अंधकारमय होने के कारण यह पता लगाना मुश्किल है कि इन टक्करों के दौरान क्या होता है। कई वैज्ञानिक इन टक्करों को ढूंढते हैं। ये ब्लैक होल की तरफ देखते नहीं बल्कि उन्हें सुनते हैं। ये उन्हें लीगो नामक उपकरण की मदद से सुनते हैं। इंडिया के पास कोई लीगो ग्रेविटेशनल डिटेक्टर नहीं है, परंतु 2025 तक इसे बनाने की उम्मीद व्यक्त करते हैं। ये 1 अरब की लागत से बना तरंगों और लेजरों का जाल है। ब्लैक होल के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण से ब्रह्मांड में विभिन्न तरंगे बनती है। लीगो इन गुरुत्वाकर्षण तरंगों को सुनने में सक्षम होता है। ये एक एल आकार का उपकरण है। इसकी एक आर्म 4 किलोमीटर लंबी होती है। आर्म के अंदर एक लेजर बीम छोड़ते हैं। ऐसा करने के बाद आर्म के बीच तरंगों की लंबाई को आसानी से माप सकते हैं। जब कोई गुरुत्वाकर्षण तरंग आती है तो वो उन्हें हल्का सा लेजर बीम को सिकोड़ देती है और फिर फैला देती है और फिर हम उन्हें आसानी से माप सकते हैं। ये एक बारीक हलचल होती है जो परमाणु की चौड़ाई से भी कम होती है। अतः लीगो के वैज्ञानिक आधुनिक शीशे लीगो के अंतिम छोर पर लगाते हैं, जिससे लेजर बीम की तरंगे अंदर ही एक सिरे से दूसरे सिरे तक पलायन करती है। ये इसे और संवेदनशील बनाते हैं, जो कि इन गुरुत्वाकर्षण तरंगों को आसानी से महसूस कर। इनमें लगे एक शीशे की कीमत लाखों डॉलर होती है। आर्म की लंबाई बढ़ाने से इसकी संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। ये ब्लैक होल की टक्करों के बीच हुई आवाज को सटीकता से नापता है। जब 2 ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो इनके बीच टकराव इतना भयानक होता है कि ये हमारी सोच से भी परे होता है। गर्म और घने अंतरिक्षीय मलबे के बीच बीम के आकार के बादल के अंदर ये ब्लैक होल हुकूमत की जंग लड़ते हैं। टकराव के दौरान पास आते आते इनकी रफ्तार बहुत बढ़ जाती है। आखिरकार ये आपस में टकराते हैं। ये विशाल शॉक वेव छोड़ते हैं। ये वेव लीगो द्वारा महसूस की जाती है, लेकिन अगर लीगो ब्लैक होल की टक्करों के सिद्धांतों को सही साबित कर देता है तो हमारी गैलेक्सी का भविष्य चिंताजनक होगा। जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा के ब्लैक होल आपस में टकराएंगे तो एक दानव को जन्म देंगे। एक ऐसा शक्तिशाली ब्लैक होल जो लाखों तारों को निकल जाएगा। इसका एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ग्रहों को एक नई कक्षा में धकेल देगा और इससे अरबों तारे आपस में टकराएंगे और विष्णु ऊर्जा का निर्माण करेंगे। एक अकेला ब्लैक होल अरबों खरबों तारों और ग्रहों की किस्मत का फैसला करेगा। आप सोचते होंगे कि सूरज बहुत ताकतवर है, शक्तिशाली है, परंतु आपका ये मानना बिल्कुल गलत है। सबसे ताकतवर होता है एक विशालकाय ब्लैक होल। वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया है कि कैसे ब्लैक होल गैलेक्सियों को बनाते हैं तथा उनके भविष्य का निर्धारण करते हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ा रहस्य ब्लैक होल की गहराइयों में छुपा हुआ है। ब्लैक होल पहले सैद्धांतिक थे, जिनकी भविष्यवाणी आइंस्टाइन ने की थी, जो अब वास्तविक है, लेकिन इनमें अभी भी एक राज छुपा हुआ है जिसकी खोज आइंस्टाइन भी नहीं कर पाए। वो खोज थी क्या होगा जब इवेंट होराइजन के अंदर जाए, जो एक ब्लैक होल को घेरे हुए है जिससे रोशनी नहीं निकल सकती। अब हम ब्लैक होल के बाहर होने वाली घटनाओं से रूबरू है, परंतु हम नहीं जानते कि उस आखिरी सेकंड में क्या होगा जब कोई वस्तु वापसी की हद को पार करते हुए इवेंट होराइजन में पहुंचती है। एक इवेंट होराइजन के पास की जगह भी फ्लूइड की तरह बहती है, जैसे कि पानी झरने से नीचे बहता है। जब कोई प्रकाश की किरण इवेंट होराइजन तक पहुंचती है तो वे स्थिर जमी हुई दिखाई देती है। इन जमी हुई प्रकाश की किरणों ने आइंस्टाइन के मशहूर सिद्धांत की पुष्टि की, रिलेटिविटी की।
आइंस्टाइन ने सोचा कि एक ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण समय को खींचना शुरू कर देता होगा। 1 सेकंड 1 साल अथवा सदियों के बराबर हो जाती होगी। दूर से देखने पर चीजें वक्त के साथ जमी हुई दिखाई देती है। यदि आप बहुत दूर से किसी अंतरिक्ष यान अथवा एस्ट्रोनॉमर्स को ब्लैक होल में गिरते हुए देखते हैं तो आप उसे इवेंट होराइजन को पार करते हुए कभी नहीं देख पाएंगे। आप उसे इवेंट होराइजन में जाते हुए देख पाओगे, समय को धीमा होते हुए देख पाओगे और इवेंट होराइजन पर जमते हुए देख पाओगे, लेकिन यान में बैठे एस्ट्रोनॉमर्स को समय खींचता हुआ महसूस नहीं होगा। वो गुरुत्वाकर्षण में वैसा ही बदलाव महसूस करेंगे जो उन्हें अपने आसपास दिखाई देता है। उनके लिए समय सामान्य ही बीतेगा और उन्हें इवेंट होराइजन की ओर धकेल देगा। इवेंट होराइजन के अंदर क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि आइंस्टाइन भी यह पता नहीं लगा पाए थे कि आखिर क्या प्रक्रिया होती है इवेंट होराइजन के अंदर। कुछ वैज्ञानिक यह मत देते हैं कि ये सिंगुलरिटी है जिसमें सारा स्पेस और जगह एक बिंदु पर सिमट जाता है, समय भी रुक जाता है जिसे सोचना भी अकल्पनीय है। कुछ मानते हैं कि ब्लैक होल सभी चीज़ों को अपने अंदर निगल लेता है। जब कोई व्यक्ति ब्लैक होल में प्रवेश करता है तो उसके पैरों पर गुरुत्वाकर्षण बल उसके सिर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होगा, जिससे वो खींचे चले जाते हैं और एक पतली पट्टी के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। फिर उसके अणु परमाणु सब बिखर जाएंगे और एक भाप की पतली पट्टी बनकर ब्लैक होल में जाएगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं अंतरिक्ष की एक दूसरी रहस्यमय खोज की ओर, जो है वाइट होल। वाइट होल ब्लैक होल से पूरा विपरीत होता है। ये चीज़ों को अपनी ओर खींचने की बजाय उन्हें बाहर धकेलता है, ऊर्जा की एक बड़ी ज्वालामुखी के रूप में। वाइट होल और ब्लैक होल की खास बात यह है कि ये एक साथ मिलकर वार्म होल बना सकते हैं, और जब ऐसा होता है वार्म होल से आप ब्रह्मांड में ब्लैक होल में एक जगह से दाखिल हो सकते हैं और ब्रह्मांड की किसी दूसरी जगह वाइट होल से निकल सकते हैं। स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो ब्लैक होल आपको अंदर खींचता है और वाइट होल आपको बाहर धकेलता है। यदि वार्म होल की यात्रा करना संभव हुआ तो हम असीम दूरियां चंद सेकंडों में तय कर पाएंगे। मान लीजिए हमें मिल्की वे गैलेक्सी जो पेपर के एक छोर पर है और जाना है एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो पेपर के दूसरे सिरे पर है। ये 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। अगर हम लाइट की रफ्तार से भी यात्रा करें तो 20 लाख साल लग जाएंगे, लेकिन आप वाइट होल की मदद से स्पेस को इस तरीके से मोड़ सकते हैं कि बिना कोई समय गंवाए एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंच सकते हैं। वार्म होल की मदद से वो यात्राएं भी संभव हो जाएगी जिन्हें करना लगभग नामुमकिन था। जिन यात्राओं को करने में अरबों साल लगते थे, अब उन्हें कुछ घंटों में तय किया जा सकेगा। अंतरिक्ष को चीरता हुआ ये वाइट होल आपको एक झटके में नई जगह और एक नए समय में पहुंचा देगा, अगर हम मात्र एक तकनीकी रुकावट को पार कर लें। रुकावट यह है कि जैसे ही कोई वस्तु वार्म होल में प्रवेश करती है तो वो बिखर जाती है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्हें टुकड़े टुकड़े होने अथवा पार्टिकल में बदलने से रोका जा सकता है।